नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। नोटबंदी के फैसले को लेकर संसद में विरोधियों ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने केंद्र को पानी पी पी कर कोसा। एक के बाद एक विपक्ष के नेता केंद्र पर बरसे। किसी ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला फैसला बताया तो किसी ने देश विरोधी। राज्यसभा में केंद्र सरकार के फैसले पर जमकर रस्साकशी हुई। हालांकि पीएम मोदी ने हर मसले पर चर्चा के लिए हामी भरी। इसी पर बातचीत करेंगे। आज राज्यसभा में नोटबंदी के फैसले पर केंद्र सरकार को विपक्ष ने जमकर सुनाई है। सभी विपक्षी पार्टियां इस मसले पर एकजुट नजर आईं। बीएसपी, कांग्रेस, एसपी और साथ ही सीपीएम, तमाम तरह की पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने केंद्र सरकार को एकजुट होकर जमकर कोसा। आनंद शर्मा ने राज्यसभा में केंद्र पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों को परेशान अपने फैसले के जरिए कर रही है, देश हित में नहीं है केंद्र का फैसला। यह आनंद शर्मा ने राज्यसभा में बात रखी। जिसके पास नकद पैसा है, क्या काली कमाई वाले हैं? ये केंद्र पर तंज कसा। देश में तानाशाही से केंद्र सरकार चला रही है। बैंक और एटीएम के बाहर लोग परेशान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं। ये बात उन्होंने राज्यसभा में कही। किसान क्या अपनी धोती में एटीएम रखता है? किसान अपना एटीएम कहां रखता है? किसान के पास एटीएम नहीं होता। ये बात कही उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों को कोसा जा रहा है। केंद्र सरकार के पास ब्लैक मनी वालों की लिस्ट है और ये लिस्ट दी है। सरकार क्यों नहीं लिस्ट को जारी कर रही है? जब लिस्ट है तो उसको जारी कर दे। ये आनंद शर्मा ने कहा। सरकार को किसने दी नोट बंद करने की परमिशन? देश को सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं। बिना डॉक्टरों के सर्जरी हो रही है। डॉक्टर बने नहीं और सर्जरी शुरू कर दी। आनंद शर्मा उन्होंने आरोप लगाया। देश को चूरन वाला नोट दे दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि बचपन में यह नोट हमें मिला था, अब फिर से एक बार दे दिया। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जमकर कर रही हैं। नोटबंदी को लेकर जांच होनी चाहिए, यह मायावती ने कहा। इससे भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया। नोटबंदी के नाम पर केंद्र सरकार भ्रष्टाचार कर रही। देश के हर हिस्से में आर्थिक आपात जैसे हाल है, जाकर देखिए। ये कहा। बीजेपी के नेताओं की बेटियों में भारी खर्च हो रहे हैं, कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? नोटबंदी के बाद ज्वेलरों की कारोबार में उछाल आ गया। जो ज्वेलर है वो विज्ञापन दे रहे हैं काला धन सोने में बदले। सीताराम येचुरी ने बात कही। 2000 के नोटों से भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा। सीताराम येचुरी ने बात कही। नोटबंदी की सूचना पहले कैसे लीक हो गई? शरद पवार ने यह बात कही। नोटबंदी में दलालों का रोजगार बढ़ गया है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। हमारी पार्टी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी। ममता बनर्जी उन्होंने कहा। संसद के बाहर भी विरोध किया। गांव में चले गए तो महिलाएं बेलन से मारेंगी। रामगोपाल वर्मा ने यह बात कह दी। पहली बार ईमानदार का सम्मान और बेईमान का अपमान। ये बात बीजेपी करी। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। स्वागत है, किसी पे भी बात कर सकते हैं। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कई पार्टियों ने संसद के बाहर मार्च निकाला। कांग्रेस, बीएसपी, सपा समेत कई पार्टियों ने संसद के बाहर, संसद के अंदर विरोध किया है। तो जमकर बवाल इसको हुआ। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में बहस हुई। आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए। उनका कहना कि तानाशाही तरीके से सरकार चल रही है, देश पर फैसला थोप दिया गया, तैयारियां पूरी नहीं की। नोट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नोट 2000 का दे रहे जैसे पहले चूरन में निकलता था, नकली नोट की तरह ये नोट है, ये तंज कसा। और साथ ही कहा कि क्या गारंटी है कि अब भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। 500 और 1000 के नोट से जितना भ्रष्टाचार था, 2000 का बड़ा नोट आ गया तो बड़ा भ्रष्टाचार होगा।
उन्होंने किसानों को लेकर तंज कसा केंद्र सरकार पर। किसानों के पास एटीएम नहीं होते, वो कहां जेब में रखेंगे, इसलिए नहीं बनवाते हैं। धोती पहनते, क्या धोती में रखेंगे, इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। शरद यादव उन्होंने ये तक कह दिया कि नोट छपने से पहले ये बात कैसे लीक हो गई, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब बीजेपी के नेताओं को पहले से मालूम था, अपना धन ठिकाने लगा दिया। मायावती ने भी ये बात कही कि अपना धन पहले से ठिकाने लगा दिया और बाद में बड़े नोट बंद कर दिए सब लोगों को परेशान करने के लिए। इसकी जांच होना चाहिए, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, केंद्र सरकार की जांच होनी चाहिए। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। सैफ अली खान है नेता कांग्रेस, अजित सिंह दौला जी हैं नेता कांग्रेस, संदीप द्विवेदी जी हैं नेता बीजेपी, आरबी उपाध्याय जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप द्विवेदी जी, आज सारी विपक्षी पार्टियों ने पानी पी पी कर जमकर कोसा, राज्यसभा में तमाम तरह के तंज कसे, तमाम तरह के आरोप लगाए और यही कहा सबने जल्दबाजी में फैसला लिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हाँ, हालांकि इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ एटीएम में तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नोट जो फिट नहीं हुआ, उसकी वजह से कुछ एटीएम जो एक्टिव नहीं हो पाए, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। दूसरा, जो कुछ गलत तरीके के लोग थे जो 3500 के 4000 के चक्कर में लाइनों में भीड़ बढ़ा रहे थे, उनकी वजह से थोड़ी सी अवस्था हुई। अब देखिए, काफी हद तक कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व हो रही है धीमे धीमे, और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर समस्याएं पूरी सॉल्व हो जाएंगी। पूरी तैयारी थी। अब इतना बड़ा डिसीजन है, 1.5 अरब के आसपास हमारी पॉपुलेशन होने जा रही है। संसद के बाहर और संसद के अंदर हर जगह घेराबंदी हो रही है, सारा विपक्ष इस पर एकजुट हो गया। ये बड़ी दिक्कत केंद्र सरकार की बढ़ सकती है। मैं एकदम आपकी बात से एग्री हूं कि आज पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन दूसरा पहलू आप ये भी देखिए, आज पूरा एक देश भी एकजुट हो चुका है। कहीं ना कहीं पूरा देश भी आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। भले ही 6 घंटे लाइन में लग के लोग पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोदी जी के डिसीजन की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मिट्ठू बनना, भाई जनता कितनी खुश है, देश किसके साथ है, इलेक्शन करवा लो, पता लग जाएगी। अरे सर, हम देखिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। आप कह रहे हैं बिना तैयारी के, अरे किस अनाड़ी ने नोट छापे, आपको नहीं पता था भी कि हमारा जो एटीएम है उसमें नोट का साइज क्या है? यानी इतना भी नहीं पता, आपने नोट छाप दिए। मोदी जी कह रहे हैं हम 6 महीने तैयारी कर रहे थे। अरे उर्जित पटेल अब आए 10 महीने से बोला, गवर्नर अब आए हैं, साइन उनके अब हो रहे हैं, और 6 महीने पहले आपने नोट छाप लिए। तो कहीं ना कहीं आपने कोई प्रॉपर एक जो सिस्टम होता है वो फॉलो नहीं किया, आपने पूरी तैयारी नहीं की। हवा हवाई, अगर हवा हवाई नहीं होता तो 1 हफ्ता हो गया और आज भी लोग लाइन में, ऐसा क्यों होता? नहीं, शरद यादव जी ने यह भी कहा, संदीप जी। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, मैं एक सवाल और भी मेरा भी है। शरद यादव जी ने कहा कि नोट छापने से पहले और ये ऐलान करने से पहले बीजेपी के नेताओं को पता था, इसकी भी जांच होना चाहिए, अपना पैसा ठिकाने लगा दिया। देखिए, बीजेपी का नेता मैं भी हूँ, मैं भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाता हूँ। मैंने तो आज तक किसी बीजेपी के नेता से नहीं सुना कि इस तरह की कोई जानकारी थी। इवन बीजेपी के नेताओं के पास भी हो सकता है कुछ लोगों के पास काला धन हो, अगर वो भी आज कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर विरोध कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें कहीं थी। और बीजेपी को भी कहीं जानकारी नहीं थी, इसमें सिर्फ 3 ही लोगों को जानकारी थी और इसके अलावा चौथे व्यक्ति को पता नहीं था। पूरे देश को पता तब चला जब मोदी जी ने देश को संबोधित किया। दूसरी चीज, एटीएम की तकनीकी प्रॉब्लम क्या है, नोट कैसे प्रिंट हुआ, या क्या आरबीआई का प्रोसीजर है, इन सब चीजों को लेकर हम और आप सवाल नहीं, अपना गोपनीय तरीका है। अरे सर, गाइडलाइन आप बनाते हैं, संवैधानिक गाइडलाइन बनती है आपके साथ। संवैधानिक, मेरी बात सुनिए, ऐसा भी संविधान क्या है कि लोग मर जाएं? संविधान जनता के लिए होता है। देखिए, जनता के लिए, देखिए, गवर्नमेंट फॉर पीपुल बाई पीपुल, गवर्नमेंट बाई पीपुल फॉर पीपुल। नहीं, वामपंथी विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। देखिए, कोई विचारधारा कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब रह जाता है आम आदमी का और जनता का, जो बेचारा लाइन में उसके। देखिए, फिर वही कह रहे हैं आप, अरे अपने आप आपने सर्टिफिकेट ले लिया, मेरे साथ चलिए। देखिए, पब्लिक गाली, वो ऑडियो और वीडियो है मेरे पास, मैं खुद लाइन में लगा हूँ। द्विवेदी, आप लाइन में नहीं लगे, वहां लोगों को पूछो बेचारे कितने गालियां दे रहे हैं। ये तो आप अपने आप कह रहे हैं जनता बड़ी खुश है। वो केजरीवाल जी कहते थे पूरी दिल्ली बड़ी खुश है, हमारे साथ है, और जब बाई इलेक्शन हुए तो पता है 11 में से 5 ही सीट रह गई उनकी। तो ऐसा नहीं है सर जी, अगर ऐसा होता तो लोग मारामारी नहीं। जनता सहमत नहीं है तो हम
आप कैसे कह सकते जनता सहमत है? और जनता जो सजा देगी हम आप तो देगी, फिर उस पर फिर जनता का फैसला जनता का। ये मत कहिए एक तो उसको दुखी करिए, मारिए पीटिए और कहने और रो रहा है हंस रहा है कि ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये कहने का तरीका नहीं है। वो आंसुओं से रो रहा है और आप कह रहे हंस रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई, ये रो रहा है और आप कह रहे हंस रहा है, यानी आपको हंसता हुआ नजर आ रहा है। लोग कांग्रेस ही रो रहे होंगे। अरे मेरा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, मेरा कोई बीजेपी से मतलब नहीं, मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है देखिए कि सब जो है वो न बीजेपी का नेता लाइन में था, ना कांग्रेस का नेता था, ना होता का नेता था। उसका तो घर बैठे बदल गया, उसके तो घर बैठा बदल गया। भाई क्या करे, अरे विपक्षी पार्टियों को भैया जनता का कहने का, जनता की समस्याएं सुनने का मौका नहीं होंगे, यानी विपक्ष जनता की समस्या न सुने, जनता के पास खड़ा रहो, कोई कुछ करे नहीं, जो मर रहा है से मरने में। संदीप जी कांग्रेस में आऊंगा, संदीप जी अब मैं आऊंगा, अभी आपको मौका देंगे। संदीप जी, दूसरी पार्टियां तंज कस रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां जी खुद लाइन में लगी, आपने बुजुर्गों के लिए क्या अलग से लाइन बनाई, क्या तैयार की, इस बात की नजीर है ये? अरे सर, ये तो इन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि आपके राहुल गांधी की तरह बैंक के पीछे वाली विंडो से पैसे लेके नहीं निकली। वो 90 साल की एक वृद्ध महिला अगर लाइन में लग के पैसे लेके आई, पेशेंस से उसने किया, उसने इन कांग्रेसियों की तरह और विरोधियों की तरह लाइन में लग के सिर्फ नहीं ये इसमें बोलना चाहूंगा सबसे पहली चीज, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बताइए, योजनाएं लाते हैं हम, और बुजुर्गों जो आदमी चला, देखिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको भी बैंक तक आना मजबूरी। देखिए जनता कितनी खुश है, कितनी मजबूर है कि प्रधानमंत्री जी की जो मां है सम्मानीय, वो भी बेचारी बैंक तक जाती है अपने पैसे बदलवाने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए। सीनियर सिटीजन के स्कीम निकालते हैं, दुनिया आदर करके सम्मान करती है, कहां गया वो आदर और सम्मान आपका कि उनको मजबूरी वहां तक आना पड़ा? बिल्कुल सही, आरबी जी आऊंगा। आसिफ भाई, अब मैं आपसे सवाल अपनी बात रखना मेरे सवाल के साथ। जी, बीजेपी ने कहा, जी पीयूष गोयल जी ने कहा कि ईमानदार आदमी को सम्मान मिल रहा है, बेईमान आदमी ही सिर्फ अपमानित हो रहा है, पहली बार केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद। एक चीज मुझे बताइए, जो लाइनों में खड़े हुए आप उनको ये कहना चाह रहे हैं, पीयूष गोयल जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो बेईमान है? पहला सवाल उनके लिए। दूसरा सवाल, मैं आज बड़ी ही टेक्निकल बात करना चाहता हूं। जो हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि यहां पे आए हुए हैं, वो बोल रहे थे कि आपकी कांग्रेस ने क्या किया। 66,000 करोड़ रुपए हमारे देश के इनकम टैक्स में जमा हुए थे, आप रिकॉर्ड्स में चेक कर लीजिए। हमारा जीडीपी रेशियो क्या था जब आपकी सरकार एनडीए छोड़ के गई थी? मैं आपको बताता हूं, 5.1 के करीब के परसेंट, जो 5.9% था जीडीपी हमारे पूरे भारत का जब आप छोड़ के गए थे। वो आज बढ़ के, जब हमारी सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 ने छोड़ा है, तो 7.6% बढ़ा के आपको दिया है। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? मैं आपसे और पूछता हूं, इंडिया की पर कैपिटल इनकम क्या थी पहले? बताइए आप। 24,000 रुपए पर कैपिटल इनकम थी भारतीयों की जब आपकी सरकार एनडीए की छोड़ के गई थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद आपका एवरेज जो है 69,000 रुपए जीडीपी आपका पर कैपिटल इनकम आदमी की बढ़ी है, और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है अभी तक? लेकिन भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार नहीं, आप भ्रष्टाचार अगर चरम सीमा पे था तो गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। लगातार साहब जी 2 बार आपकी सरकार केंद्र में बन गई थी, महंगाई भ्रष्टाचार से लोग इतना परेशान थे। अभी क्या सस्ती हो गई? आप मुझे बताइए, क्या अब सस्ता हुआ या महंगा हुआ? अब भ्रष्टाचार पहले हुआ था, लेकिन उसकी सजा देगी, बिल्कुल जनता देगी, जनता उसकी सजा देगी। आप पहले ये मुझे बताइए, आपको भी पहले आप बोलते थे सब्जियां महंगी है, दालें महंगी, सबक लेना चाहिए जी उन चीजों से। लेकिन जी महंगाई आप काफी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार पर महंगाई का आदि नहीं बढ़ी, सख्ती से काम नहीं किया, उसकी सजा मिली। अगर अब भी महंगाई कम नहीं होगी तो सरकार, जनता जो है अब फिर सजा देगी। तो आसिफ भाई, मैं आपसे यही तो अब पूछ रहा हूं कि क्या अभी क्या महंगाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल अभी तो मैं बोल रहा हूं जितने लोगों के बिजनेसेस भी चल रहे थे वो भी खत्म कर दिया आपके इस हड़बड़ी के डिसीजंस में।
भाई देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। आपकी प्लानिंग सही नहीं थी, आपने नोट के साइजेस वो तक नहीं किए, और आप अभी दूसरों के ऊपर आप ये बात रख रहे हैं कि नहीं हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपने जो नोटों की करेंसी जो बॉक्स का एक साइज होता है एटीएम में, उसमें तक तो आप मैच नहीं कर पाए, और आप बोल रहे थे आपकी प्लानिंग है बहुत सही से चल रही है। बिल्कुल दूसरी सवाल को लेकर एक मिनट मैं आसिफ भाई, आपने ये कहा कि किसी को भी नहीं मालूम था। 6 महीने पहले गुजरात में एक न्यूज़पेपर में ऑलरेडी 500,000 रुपए का ये जिक्र फिर चुका था, और लोगों ने आरबीआई से विड्रॉल किए। वो मतलब कई पेपरों ने इस बात को लेकर आया, तभी तो किए। देखिए भनक लग रही थी, कई पेपरों ने इस बात को छापा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, हम लोग छापते रहते, खबर बनाते रहते, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा भी हो सकता है। हर जगह के सूत्र होते हैं। अजित सिंह दौला जी, बीजेपी का कहना है कि उन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनके पास पैसा है, जिनके पास काला धन है। देश के लोग खुश हैं। सर्वे में पाया गया, कई सर्वे हुए कि 80% से ज्यादा लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। व्यवस्था को लेकर जरूर कुछ लोग नाराज हैं। अजित सिंह दौला जी, देखिए आशिफ जी, सवाल सिर्फ इतना है कि भारत सरकार को स्कीम लेकर आई है, कितनी सही कितना गलत है ये प्रतिक्रिया पूरा देश देख रहा है, और तमाम मीडिया भी देख रहा है। अगर सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी के फैसले पर, तो सरकार कहते साहब ये सवाल उठाने वाले भ्रष्टाचारी हैं। अगर सवाल उठाओगे तो आप काले धन वाली लाइन में खड़े हो जाओगे, आवाज लगाओगे कि लोग दुखी हैं। आप बताइए 20 लोगों की जान चली गई, आप उसके लिए कहते हो अच्छा फैसला, आपने क्या व्यवस्था की? लोगों की जान जा रही है लाइन में लगकर, लोगों के जो बीमार लोग हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दवाई लेने जाते हैं मिलती नहीं, पैसा चल नहीं रहा, लोगों की हालत क्या है आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जब सवाल अगर उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के फैसले पर, तो ये दुर्भाग्य है कि पार्टी के नेता ये कहते हैं साहब ये वो लोग हैं इसलिए आवाज उठा रहे हैं। आपने फैसला किया, अच्छा, आपके इस फैसले की सारे लोग, सारी पार्टियां कह रही हैं भाई हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा हम स्वागत करते हैं कि काला धन भ्रष्टाचार खत्म हो, और इस हथियार को इस देश में 2005 में किसने दिया? ये जो बेईमानी पकड़ने का हथियार है 2005 में ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। कहा कि भाई सूचना का अधिकार आपको है, आप किसी भी दफ्तर की किसी भी अफसर की ये आरटीआई लगाइए, लीजिए आंकड़ा। ये आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर पहला कदम किसने उठाया तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया। और आज आप देख रहे हैं लोगों की जान जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, कारोबार करने मजदूरी पे जाने के बजाय लाइन में खड़ा है। तमाम तरह के हालात फैसले खराब है। अजित जी नहीं, मैं कहना चाहूंगा आपके आंकड़े हैं 40% व्यापार, दुकानदार जो व्यापारी है 40% घाटा हो गया है, काम नहीं चल रहा है। ये देश की संपदा नुकसान नहीं है, वो टैक्स नहीं देता। आप एक तरफ फायदे की बात कर रहे हो, आपने देश को खड़ा कर दिया, बेरोजगार बना दिया, काम नहीं छोड़ा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि दूरगामी परिणाम इसके अच्छे होंगे। काम करें तो शायद और अच्छा अजित सिंह, देश की जनता आपका समर्थन करे। अजित सिंह जी, लेकिन बीजेपी का कहना है दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, इसका इलाज होना ही चाहिए था। देखिए जहां तक दूरगामी परिणाम क्या होगा, अभी तो ये समय के घर में छिपी बातें हैं। हाँ। अच्छी बात है, हम भी चाहेंगे एक बहुत अच्छे परिणाम आए, जनता बहुत खुश हो, जनता के अधिकार सुरक्षित हो, जनता को बहुत सस्ता सामान मिले, ये महंगाई खत्म हो जाए, काला धन बेईमानी भ्रष्टाचार खत्म हो, और चुनाव सही माने ईमानदारी के नाम पर हो, नेताओं की नीतियों के नाम पर, नेताओं की शक्ल के नाम पर, काम के नाम पर हो। लेकिन कितना होगा मुझे तो ये डाउट है। आपकी रिपोर्ट भी कहती है, मीडिया भी कहती है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में प्रदेश भर में जो पैसा एक दिन पहले जमा किया गया उनका उठाइए आप। ये पिछले 2 महीने में जो ट्रांजैक्शंस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मिलकर काम किया, इनके नेताओं के रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए। क्या अगर इन्होंने निष्पक्ष किया है हम स्वागत करेंगे, अगर पक्षपातपूर्ण तरीके से इन्होंने किया है, दफ्तरों में पैसा पहुंचाने का काम किया। अभी गाजियाबाद 3 करोड़ रुपए मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा साहब ये दफ्तर में जा रहा था पैसा, ये आपको कैसे पता? संदीप द्विवेदी जी काम कर रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अगर ऐसा हुआ। आरबी जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले संदीप जी अच्छा एक मिनट आसिफ भाई, मैं आपको ये भी बताना इतने सवाल कर लिए, उसका तो जवाब ले ले। जी संदीप जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर आप खामियों की बनाए तो लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी। आपने क्या 10 महीने तक काम किया? अगर काम किया होता तो धरातल पर वो चीज दिखाई देती। क्या तुमने चुनाव को लेकर आप लोगों ने सिर्फ ये फैसला ले लिया चुनाव में फायदा होगा? उल्टा भी पड़ सकता है। राम गोपाल वर्मा जी ने कहा कि चुनाव में ना जाए बीजेपी के कार्यकर्ता, नहीं तो महिलाएं नाराज बैठी हैं, बेलन उनके हाथ में है। उन्हें बेलन से पिटने की आदत रही होगी, इसलिए उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। दूसरी चीज, अब मैं एक-एक करके आपको जवाब दे दूं।
जिस तरीके से सैफ जी कह रहे हैं कि आज पब्लिक लाइन में लग के परेशान हो रही है, अरे सर परेशान वो लोग हो रहे हैं जिनको कांग्रेस ने जानबूझ के उहापोर अफवाह की स्थिति पैदा करने के लिए वहां लगाया है और उन्हीं को जाके चाय पिला रहे हैं। आप जाइए, खड़े होइए ना, आज मैं कहता हूं आप जाके अभी अरे सर हम भी खड़े हुए हैं, हमने भी पैसा निकाला, हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं मुझे बता दीजिए आप कैसे ऐसे बात कर सकते हैं। इनकी हालत ये हो गई है, इनकी हालत ये हो गई है कि आज अगर पेपर सोशल साइंस का होता है तो ये इकोनॉमिक्स की तैयारी करके आते हैं। विकास के मुद्दे पे किसी दिन आप डिबेट कर लेना, पॉइंट पे पिछले 60 साल के रिकॉर्ड लेके आपको एक चीज का जवाब दे दूंगा। आज विकास को मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ, बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, 13 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे उनको ऊपर लेके आई है कांग्रेस सरकार। आपकी सरकार क्या करने वाली है, अभी आप काम करिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप जो अभी कर रहे हैं वो भी गलत काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे के कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे मित्र ने कहा कि बीजेपी के कार्यालय में एक दिन पहले पैसा जमा हो गया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि गाजियाबाद में पकड़ा गया। आपके खुद के बयानों में जब मेल नहीं है तो आप क्यों झूठे आरोप लगाते हैं? आप बताइए, दोनों घटनाएं घटित हुई है। आप क्यों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आज जो स्लिप दे दिया, 1 करोड़ रुपए जमा कैसे हो गया? कहां से आ गया आपके पास पैसा? क्यों सरेआम झूठ बोलते हैं? आप जवाब तो इस बात का जान रही है, विधान लोकसभा में आपको जनता ने आपकी औकात दिखा दी और विधानसभा में भी दिखा देगी। आप डिबेट किस बात पर है? मुझे हैरानी इस बात की है, आपकी डिबेट किस मुद्दे पर है? इस बात पर आरबी उपाध्याय जी जिस तरह से अजीत सिंह आपकी 2 सीट थी कभी एक जमाने में। देखिए आज की बहस को अजीत सिंह आगे आज की एक सीट भी नहीं बचेगी। अजीत सिंह जी आपकी जैसे पहले है उसकी वजह से एक सीट भी नहीं बचेगी। आप जो इतना अजीत सिंह जी बैठ के लाइन में लगे हैं जिनके पास काम नहीं है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। काम कौन देगा? काम तो सरकार ही देगी, काम कहां से देगा? आरबी उपाध्याय जी जिस तरह से कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये देश जो है सिर्फ पक्ष वालों का देश है, विपक्ष वालों का देश नहीं है। बिल्कुल सही। पहली चीज आरबी उपाध्याय जी से कह रहा हूं, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इस तरह से पेश किया जा रहा है हर चीज को जैसे पिछली जो सरकारें थी या पिछले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ गलत काम किया, अब तक देश को डुबोने में इनका पूरा हाथ रहा। यह बड़ा गंभीर आरोप लगा है। देखिए आसिफ भाई, पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन देखिए पब्लिक भी ऐसा उल्लू नहीं है जैसा ये सोचते हैं। एक तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि भाई जनता मेरे साथ है, जनता मैं जीत रहा हूं, मुझे वोट दे देगी। अरे भाई जनता का फैसला तो जनता के ऊपर छोड़ दें, आप खुद जज कम से कम न बने। जनता के पास एक ही एक मत देने का अधिकार है, उसे रहने दें। दूसरा, आप जो कहते हैं कि देखिए पक्ष विपक्ष वाली बात, एक चीज मैं बता दूं आसिफ भाई, लोकतंत्र में बड़ा क्लियर है कि भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास है। विचार जो भी है भी एक विचार में भिन्नता हो सकती है, अगर विचार नहीं होगा, मंथन नहीं होगा किसी चीज के ऊपर, कोई बात अपना पक्ष रखेगा नहीं, तो अच्छा और बुरा जनता कैसे समझेगी? एक ही पक्ष अपनी बात रखता रहे, दूसरा पक्ष अपनी बात न रखे, तो वो जनता तक कहीं ना कहीं नहीं जाता। और बीजेपी में क्या है कि विपक्ष को वो कह देते हैं देशद्रोही हैं, यानी जो इनके खिलाफ मतलब कोई क्वेश्चन मार्क करता है ये कहते हैं नहीं ये भी देश के खिलाफ जा रहा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का रहा हो, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो भी रहा हो, पाकिस्तान आज भी वहां मार रहा है। अगर हम किसी को अच्छी तरह से पीट दें तो वो उठने लायक नहीं रहता, वो तो उसके बाद रोज हम देख रहे हैं कि हमारे आज भी एक बेचारा शहीद हुआ है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भी दिखती हैं। और दूसरा, आपने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, एक चीज मैं बता दूं, बड़ा स्पष्ट आकलन है। देखिए इस्पात के कारखाने, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों साथ साथ आजाद हुए थे। आज हिंदुस्तान की हालत देख लीजिए और पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। कोई भी देश कट्टरता के साथ बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकता। सबका साथ सबका विकास एक नारा तो इन्होंने दिया, लेकिन सबका साथ और सबका विकास हो नहीं रहा। यथार्थ के धरातल पे आप देखेंगे, अगर सब साथ होंगे तो सब खुशी होंगे। आप अगर ये कह देंगे कि नहीं भाई ये देशद्रोही है, अरे भाई वो भी हिंदुस्तान में रहता है, उसे भी बोलने की स्वतंत्रता है। आप देखिए एनडीटीवी में कहते हैं बैन कर दो एक दिन के लिए, क्यों भाई? अगर मान लो विचार की स्वतंत्रता रह कहां जाएगी? ऐसा डर पैदा कर दी जाए, कोई बोले नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं अपना विचार रखता हूं, कई मित्र लोग मेरे ही मुझे एक्चुअल में बड़े असमंजस की स्थिति देखते, ये ठीक नहीं है। कम से कम लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। इन चीजों को उनके ऊपर छोड़ दें। अगर विकास के सही मायने में हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में देखिए वहां सुई नहीं बनती,
ये हिंदुस्तान है। यहाँ देखिए, जिस मंगल ग्रह की आप बात करते हैं और जिस पे आप छाती चौड़ी करके और कहते हैं कि भी हम मंगल पे बड़े सस्ते में वहां तक पहुंचा सकते हैं, वो दोस्त मेरे ख्याल से याद नहीं है। लोगों को पता है कि वो कांग्रेस की ही देन थी, वो कांग्रेस ने बनाया था और उसी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ था। आज जो चाहे मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन है, चाहे और जो गोवा को देखिए, मिलिट्री ये कांग्रेस की गवर्नमेंट भी इसने जीत लिया था, पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता। गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया गया और आपने क्या कर दिया, कंकड़ मार दिया। आप प्रचार ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सटीक। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, ऐसा नहीं आज तक की उपलब्धियां हैं, कमियां भी देखी आप। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं जी वहां लोग मर रहे हैं, उन्होंने उसको करके। आरबी उपाध्याय जी, कमियां भी बहुत है, देखिए कमियां भी बहुत है। जिस बात को लेकर आज देश में इतना हाहाकार मचा, ये पहले से चीजें दुरुस्त हो सकती थी। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पहुंच गया, मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी दौलत हो गई, बाकी सारे लोग गरीब हो गए। आसिफ भाई, मैं पहले भी क्या ये विसंगति नहीं है? मैं आपके चैनल पर कह चुका हूं, देखिए यहाँ 90% संसाधन और पूंजी 10 आदमियों के हाथ में है। यहाँ अगर विकास एक्चुअल में हो रहा है तो पूंजीपति का हो रहा है विकास, उद्योगपति का विकास हो रहा है, न किसान का विकास हो रहा है, न मजदूर का विकास हो रहा है। वो लोग आम आदमी बिल्कुल वहीं की वहीं पिस रहा है। और मैं बता रहा हूं, बैंक करप्ट हो जाते अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता। क्यों कि हजारों करोड़ रुपया कुछ लोग बैंकों का मार के बैठे और उनके नाम सार्वजनिक नहीं होंगे। काले धन की सूची आपके पास रखी हुई है, आप उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। भी अडानी की, अंबानी की, इनकी प्रॉपर्टी 1000 से लेकर 1000 करोड़ हो जाती है और एक जो किसान है बेचारा, उसकी 10 बीघा जमीन में से 2 बीघा रह जाती है, उसकी 8 बीघा जमीन चली जाती है। आरबी उपाध्याय जी, जनता सब जानती है, अगर इस तरह लेके चलेंगे सारी चीज होगी तो फिर उन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। मौका दे रही है सारी। सैफ खान जी, तमाम तरह के मसलों को लेकर आप इनको घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार वास्तव में एक इतनी बड़ी समस्या बन गई, इतनी बड़ी समस्या बन गई, कांग्रेस ने उस काम को लेकर गंभीरता से नहीं लिया। आज ठीक है, देखिए आज ठीक, देखिए सुनिए, आज ठीक है जो भी केंद्र सरकार ने फैसला लिया, आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं, जनता रात में लग रही है, रात भर बैंक के सामने, एटीएम के सामने लग रही है। लेकिन उनका कहना यही, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो फिर हमारी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यानी कि इतनी उबी हुई है, केंद्र सरकार के फैसले को गलत नहीं बता रहे हैं, व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए। देखिए, गलत तो कोई भी पार्टी नहीं बता रही है, कोई भी इंडिविजुअल नहीं बता रहा। आपका स्टेप बहुत अच्छा है, मगर जो तरीका है आपका वो गलत है। मैं पहले भी आपके चैनल से के माध्यम से व्यवस्था कह सकते हैं, व्यवस्था जो मैनेजमेंट है वो आपने एक आइडिया लिया कि ठीक है आप ब्लैक मनी को जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं, मगर उसके इंप्लीमेंटेशन में आप कंप्लीट फेल हो गए, है कि नहीं। प्लस हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे, मैं उनसे फिर सवाल करना चाहूंगा जो बार बार ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और यार काला धंधा पूंजीपतियों के साथ है। करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आपके लिए छोड़ के गए, है ना। आप बोलते कि क्या किया। हमारी जीडीपी जो है ग्रोथ हुई, उस पे जीडीपी 3 गुना ज्यादा हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ी। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। 60 सालों में जितने टेलीकॉम से लेके जितनी आज तक डेवलपमेंट्स हुई है, एयरपोर्टों से लेके यहाँ रोड्स तक, सब कांग्रेस ने किए। और आप बोलते हैं कि आपने क्या किया। जनाब, आप अभी अभी आए हैं, उस पहले काम करिए। किसानों की हालत देखिए, 60 से 70% साहब जी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? साहब जी, 60 से 70% किसान है, कौन जिम्मेदार है? हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश में सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं जी, हमारे देश में जो है वो स्वास्थ्य सेवा ठीक नहीं, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं। क्या आज तक की सरकारें केंद्र की जिम्मेदार नहीं इस चीज के लिए? नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके इंस्टीट्यूशंस, मैक्सिमम नंबर किसकी सरकार में बोले? आप आंकड़ा निकाल लीजिए। मैं अभी भी बोलता हूं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, क्या उस बात का जवाब दीजिए। अभी तक जितना भी काम किया हुआ है वो सब कांग्रेस की तरफ से ही किया हुआ है। आप इस वक्त बोल रहे थे जब सरकार आपकी रिजायत, क्या किया गया? केंद्र सरकार जब आपकी रिजायत आपने राज्य किया तो आपके वक्त में होगा, जाहिर सी बात है जी। संदीप द्विवेदी जी, 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल, जब भ्रष्टाचार वालों की, काले धन वालों की लिस्ट आपके पास है, क्यों नहीं आप उजागर कर रहे हैं? संसद में इस बात का भी हो रहा है, मांग हो रही है, आनंद शर्मा ने आज इस बात को कहा। दूसरी चीज, आपने जिनके कर्ज माफ किए उनकी लिस्ट क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? किसके कर्ज माफ किए और किसके नहीं किए? किसानों के ऊपर इतना कर्जा आप किसानों के माफ नहीं कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों के लिए इसलिए माफ कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव में बड़ा फंड दिया, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। आपके अपने कौन है, पार्टी का करीबी कौन है, उन लोगों को आप फायदा पहुंचाने के लिए सारी चीज कर रहे हैं, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है।
देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, काला धन पे लेके जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, वो ये नहीं है कि आप काला धन जिसके पास रखा हुआ है उसको पकड़ो और सजा दे दो, खत्म कर दो। नहीं, बल्कि उससे ज्यादा बेटर है कि छुपा है, काला ठीक है। धन जो रखा है वहां पे वहीं उसको जिसकी बर्बाद लिस्ट है कर पहले दो, उसका तो खत्म कर दो। जो पहले सामने नाम आ गया उसका तो करना चाहिए। देखिए, हम उस सुप्रीम कोर्ट में उसकी लिस्ट दे चुके हैं। अब कोर्ट उसको ओपन करता है नहीं करता है वो उसका डिसीजन है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। कहां है विजय माल्या जी? अरे सर, विजय माल्या जी को जब आपने दिया था तब पूछा था कि आप कहां जाएंगे? जब आपने सांसद बनाया था तो हमारे टाइम पे नहीं गए, वो देश छोड़ के आपके टाइम के कन्याकुमारी पर गए। आप अपनी बात करिए कि आप यूपी सरकार ने क्या, आपकी एनडीए सरकार ने क्या किया है? अरे सर, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर, मैं बताता हूं, उसको कांग्रेस को दबाने का काम किया है, नेगेटिव पब्लिसिटी करने का काम किया है। आपने खुद से अपने से कुछ भी नहीं किया अभी तक। कांग्रेस की हालत हुई है। संदीप जी का जवाब। डेवलपमेंट अभी हम नहीं किए और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हालत हुई है। सर जी जवाब तो ले लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा भी है कि इंदिरा जी ने और मनमोहन जी ने बहुत काम किया, इस चीज को शायद आप ऑन डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे इन्होंने लगाम नहीं लगा पाए। किसानों का इन्होंने जहां पानी चाहिए था वहां पानी तो नहीं दिया, बल्कि उस स्कूल में, उस गांव में 72,000 रुपए करोड़ माफ किया किसानों के लिए हमारी यूपीए सरकार ने। आपकी गवर्नमेंट ने सिर्फ करोड़पतियों के लिए सर जी जवाब ले लीजिए, माफ किया। किसान भीख में बिलीव नहीं करता। किसान के खेत में पानी दीजिए, किसान खुद आपको ब्याज सहित चुकाएगा। आप करते क्या है? किसान को कर्ज देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें वोट दो तो हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, और यूपी में आप यही चला भी रहे हैं। अरे सर, क्या आपने किसान को भिखारी समझा? संदीप जी आज जाके देख रहे हैं, फसल बेचने के लिए किसान जाते हैं, उनको नगद मिलता है। अब क्या हाल है उनकी? किसान जो है अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं, उनको नगद पैसा मिलता है, अब जाकर अपनी फसल बेच दे रहे हैं और खाली नाम लिख जा रहा है कि आपका इतना क्विंटल आ गया। वो ले नहीं रहा, कहां से बुवाई करे किसान? मंडी में कैश नहीं है। अरे सर, किसान की भी हाल, और मंडी तक कैसे लेकर जाए? देखा है आपने? अरे सर, किसान को किसने रोका है कि वो पैसा अपना जमा ना कर सके? अकाउंट में आप जाइए, बैंक में आप डिक्लेरेशन दीजिए कि हमने फसल बेची है। आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले, आप बताना। जब अगर आपके पास ब्लैक मनी होगा तो ऑब्वियसली आपके बैंक जिस कारोबार को दिया वो कहां से देगा पैसा? जिस कारोबार को दिया वो कहां से पैसा देगा? देखिए, अभी ये तो अभी स्थिति होगी, इसके पहले तो नहीं थी। और अभी की हालत की बता रहे हैं। ये फैसला लेने से पहले 60 से 70% जो आबादी उसके बारे में सोच लेना चाहिए। हम आपको पूरा सोल्यूशन भी निकाल के देंगे। क्या क्या मांगेंगे? संदीप जी 60 से 70% जनता के बारे में सोच लेना चाहिए। 50 दिन मांगे, आप अरे क्या क्या मांगोगे? जान अजित सिंह जी, पहले सत्ता मांगी, सत्ता दे दी। अजित सिंह जी मांगे 100 दिन दे दिए, फिर 50 दिन मांगे, आपने 100 दिन पहले जनता सब कुछ दे, जनता सब कुछ दे, आप जनता को क्या देंगे? वो कहीं क्लियर नहीं है। आपने एक बात कही 15-15 लाख दे देंगे, तो 15-15 लाख के इंतजार में खाते खुलवा दिए, वो बेचारा आदमी भी लेकर चिल्लाने की बात में हकीकत में आपने खाते खुलवा दिए, वो खाली है। किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई करने वाला नहीं है उसका। दोनों की बात देखिए, चौथे मौतेरे भाई, मैं तो लाइन देखिए, मैं तो लाइन, अरे मेरी बात, मैं सच क्यों पर बात कर रहा, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। मुझे दर्द इस बात का है कि सब पॉलिटिकल पार्टियां, अब देखिए लाइन लग रही है, कैश की बात चल रही है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, कोई नेता नजर आता है? एक भी नेता लाइन में नहीं है, सबके घर बैठ के बदल गए। देखिए, अब सुन ले, मैंने पूरी बात सुनी, मेरी पूरी बात सुन ले। देखिए, एक आदमी है, उसकी बेटी की शादी के लिए पैसा निकाला उसने बैंक में, एक्चुअल में एफडी तोड़वा के निकाल के रख लिया उसने, 15 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो भी उसने इकट्ठा किया था, उसकी बेटी की शादी है और नोट बंद हो गए। और एक नेता है जिसके करोड़ों की शादी कर रहा है, भाई इसके पास पैसा कहां से आ गया? अरे नेता और ये पूंजीपति, अरे इन लोग सब कुछ ले लो। और उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? मायावती जी ने कहा उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है? 500 करोड़ रुपए कहां से आ गया? नहीं कोई पूछ, अरे उसको अच्छा, अजित सिंह जी, अजित सिंह जी, अरे और भी उपाध्याय जी आऊंगा। अजित सिंह जी, द्विवेदी जी आऊंगा। संदीप जी, संदीप जी आऊंगा। कह रहा है कि मैं 1-1 रुपए का शादी के बाद हिसाब दूंगा, तो आपके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि 4 दिन आप नहीं, मेरी बात वो नहीं है संदीप, मेरी बात वो नहीं है। उसके हजारों करोड़ का इंतजाम हो जाता है। देखिए, उसके हजारों व्यापारी था, अरे मैं भी तो किसान था, मैंने भी तो अपना एक पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा किया था।
मेरी क्या गलती थी? मैंने एक दिन पहले निकाल दिया पैसा कि भाई 5-7 दिन पहले मैं मार्केटिंग कर लूंगा, तो पैसा मैंने आसिफ निकाल भाई, दिया। अब उस पैसे को कोई ले नहीं रहा। क्या मैं काम नहीं कर रहा था? वो उद्योग जो खोला व्यापारी था वही काम कर रहा था, उसका तो सब कुछ चल गया, करोड़ चल गया। अरे मेरे 10-5 लाख नहीं चलेंगे, मेरी बेटी की शादी रहेगी, क्या करेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ है, सिर्फ आप जनता को गुमराह अजित सिंह, अरे जनता खुद लोगों ने शादी कैंसिल कर दी, मैं नहीं गुमराह कर रहा। अजित सिंह, ये तो भुक्तभोगी इसकी बेटी की शादी होगी, अरे जिसकी शादी है बारात जिसके घर में आ रही है, लोगों ने कैंसिल कर दी शादियां। तो शर्म, देखिए ऐसा नहीं है, आप बोलने से नहीं, लोगों को शर्म आनी चाहिए। उसको शर्म की बजाय कोई इंतजाम करने की बजाय देखिए बेशर्मी देखिए, आप उसको ढकने की आरबीजी करते हैं। आरबीजी कहाँ हो गए? अरे आरबीजी आऊंगा आपके पास, सजा देगी, आरबीजी आऊंगा, सजा आरबीजी आऊंगा आपके पास, अलग कर दिया उसको। आरबीजी हमारे साथ और भी मेहमान हैं, आऊंगा मैं आपके पास। अजित सिंह जी, केंद्र सरकार को यह फैसला उठाना पड़ा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये माहौल इस तरह का बन गया कि इतना लोगों के पास काला धन इकट्ठा हो गया, मुट्ठी भर लोगों के पास, कि ज्यादातर देश की दौलत उनके पास आ गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अब तक की सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है? और अब तक की सरकारों में कौन सरकार थी देश में? देखिए भाई जी, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि जब भी किसी मुद्दे पर डिबेट हो, मतलब देश चाहता है सुनना, पार्टियों की पक्ष को सुनना चाहता है, पार्टी के प्रतिनिधियों को देखना चाहता है कि वो किस लाइन पर हैं, उनकी पार्टी की योजना नीति क्या है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अक्सर जब डिबेट होती है तो आदमी वो बात ना पक्ष रख पाते हैं, ऐसे समझो कि जैसे एक युद्ध छिड़ गया हो, और मुद्दे से हमेशा डिबेट भड़क जाया करती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मैं देख रहा हूं हमारे मित्र जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जब आप किसान की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का किसान का शायद कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए किसान के मुद्दे पर इनसे कभी वार्ता ना रखें। आप जब किसान की बात करते हैं तो ये बात सुनिए तरफ, आज किसान की हालत बात इन्होंने कहा माल बेचिए। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि देश में 70% है किसान, लेकिन किसान के मुद्दे में जब कोई डिबेट में पार्टी का पक्ष रखने वाला आदमी होता है, वो किसान की बात नहीं जानते बेचारे। वो किसान को देखा नहीं उन्होंने, किसान कैसे जीता उसे पता नहीं है, किसान की फसल कहां बेच रहा है, कैसे पैसा मिलेगा, बैंक में जाओ ले आओ जी बता दो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय कांग्रेस ने 2004 में सेंटर में कार्यभार संभाला, उस समय गेहूं का 640 रुपए क्विंटल का रेट था, 2.5 गुना उसका रेट 1450 छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन जब चुनाव हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार बनी तो मैं लागत पर 50% मूल्य लाभ देकर समर्थन मूल्य की घोषणा करूंगा। ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी कहती है, उसको लागू करूंगा। लेकिन क्या हुआ, 50 रुपए बढ़ा। ये किसान की बात, पक्ष की बात करते हैं, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास किसका? 15 लोगों। नहीं, आप छोड़ दीजिए, ये 15 लोगों के साथ सरकार काम कर रही है। और यही आवाज मैं भाई एक मिनट में बात खत्म करूंगा। यही आवाज देश की जनता जिसको कह रहे हैं कि हमारे साथ है, और यही विपक्ष के तमाम पार्टियों के लीडर कहना चाहते हैं कि तुम 15 लोगों के साथ हो। ये अब कहते हो 125 करोड़ लोगों के साथ हो, फैसला आता है तो 15 लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हो। आपने के पास जितनी लिस्ट थी, जितने लोग जो काले धन वाले हैं, आपने एक के खिलाफ कार्रवाई की। आपने कहा 15-15 लाख देंगे, 1 रुपया दिया किसी को? आपने को पकड़ के लाए हो? आप भी जितने भी छापे पड़ रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हो, आप एक तो प्रमाण दो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन की बात हो रही है, आपके सवाल पे आना चाहता हूँ। आपने कहा ये जो हालात पैदा हुए, जो पार्टी ने, मेरी बात, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैं आरबीजी आऊंगा अभी आपके पास। आपने कहा कि भाई ये हालात क्यों पैदा हुए, किसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया, देश की सरकार ने फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके लिए कौन पार्टी जिम्मेदार है? इनकी पार्टी भी राज कर चुकी है। और जहां तक कितने टाइम में किया, जहां तक सवाल पार्टी के इस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी आय में वृद्धि, उसके जीवन स्तर को सुधारने का काम है, जो बिलो पॉवर्टी की जो उसको अपग्रेड जो किया है, ये आप सारे आंकड़े आपके पास हैं। कांग्रेस जितना बेहतर, किसानों की क्या हालत है? आप देखिए, अजित सिंह जी, किसानों की क्या हालत है? जब दुनिया किसानों की डूबी इतनी थी, अमेरिका जैसा देश की अर्थव्यवस्था डूब गई थी, उस समय भी कांग्रेस आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। आज गरीबी इतनी है, गांवों में जाके देखिए। और दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार जाने गई, दुनिया में कहा सराहा। हमारी भी सुन रहे हैं, हमने आपकी सुन ली पूरी। 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी क्या थी, नेताओं की जो भत्ता मिलता था सैलरी का, वो क्या था, और जब आपने छोड़ा तब आपने कहा कि भी हमने वो 2014 में 1450 कर दिया।
देखिए हो सकता है आपने 10 साल में उसको भी कितना डबल कर दिया लगभग 2.5 गुना। 2.5 गुना। सैलरी कितने गुना बढ़ी सरकारी कर्मचारियों को, नेताओं की? आपने कैलकुलेट किया है? सैलरी आपकी बढ़ी कम से कम 20 to 22%। सैलरी बढ़ी, भत्ते बढ़े, तो किसान के हकदार नहीं था उसका। किसान का हक सबने मारा, केवल किसान एक वोट बैंक की तरह यूज रहा और आज भी यूज हो रहा है, उसकी बात कोई नहीं करता। दूसरा भ्रष्टाचार, क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के आ जाती? सूचना के अधिकार में क्यों नहीं आती सारी पॉलिटिकल पार्टियां? संदीप जी, आप अपनी बात की शुरुआत करना मिलेगा। मेरा सवाल भी है आपसे ये, आपने कहा था कि किसानों के, गरीबों के, बेरोजगारों के अच्छे दिन आएंगे। क्या ये अच्छे दिन थे? कतारों में लोग लगे हैं, किसान परेशान है, ये अच्छे दिन है। और किसानों के लिए क्या आपने कदम उठाए? देखिए, अब मैं आपको पूरी बात का जवाब दे दूं। हमारे मित्र ने इतनी अच्छी बात कही कि ये लगा कि किसानों का मसलिया सिर्फ कांग्रेस ही रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि 60 साल में भी ये किसानों का दर्द दूर नहीं कर पाए और 60 साल में किसान आज भी जीव की त्यों उसकी कंडीशन थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों, क्या आत्महत्या नहीं कर रहा है? क्या आत्महत्या आज पहले थी जो 50 इतनी आत्महत्या कर चुके हैं किसान? सबसे बदतर हालत है आज किसान की, आज बद से बदतर पानी नहीं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी आई, सबसे पहले उसने किसानों के लिए फसल बीमा योजना की कि अगर किसान के पास कोई आपत्ति, कितना फायदा किसानों को हुआ, जाके पूछिए। आप उसके जीवन बीमा करते हो, या तो सुन लो, फसल का बीमा तो करते हो। आप पहले बोल लो फिर मैं बोल लूंगा। आप उसके दाम दो, आप बस बोलिए, फसल का कीमत दो, बोलिए। उसकी जो लागत है उसे कम करो। संदीप जी की बात, कितने दाम बढ़ाए, उसकी लागत बढ़ती जा रही है। संदीप जी की बात, कीमत बढ़ाते, अजीत जी आऊंगा, अजीत जी आऊंगा, संदीप जी बात, संदीप जी बात कर देते, वेतन के साथ ही लिंक कर देते सरकारी कर्मचारियों के, तब भी कम से कम गेहूं का जो रेट आज होता कम से कम 30 गुना या 40 गुना ज्यादा होता। हो गया। अब मैं जवाब संदीप जी, अब कृपया 2 मिनट शांति से सुन लेना। देखिए, कहीं ना कहीं फसल बीमा योजना का सिर्फ यही पर्पस था कि किसान का जहां भी कहीं लॉस होगा कम से कम उसको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। और जो उसने कहीं से कर्ज लिया है, देखिए 70% किसान बैंक से कर्ज नहीं लेता, वो जाके तो फिर उद्योगपतियों क्यों माफ हो रहा है? क्या हो रहा है? आप किसी का माफ मत करिए। देखिए, ये माफ नहीं कर रहे हैं, ये वो प्रीमियम किसान खुद भरेगा और खुद उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं, आप एक तरफ उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों का सिर्फ बीमे से काम चला रहे हैं। दूसरा ग्रीन टैक्स हजारों करोड़ है एक का, उसका माफ कर दिया। ये बात तो गलत है। या तो किसी का माफ मत करिए आप, और माफ करना तो पहले गरीबों का करिए। पूंजीपति तो भैया लेके भाग जाता है, किसान तो आत्महत्या करता है बेचारा। सुन रहे, बोले मैं सुन रहा हूँ, मैं भी किसान हूं तो मुझे दर्द होता है, कोई झूठ बोलता है तो। आरबी जी सुन लीजिए, तो मुझे दुख होता है। आरबी जी, स्वाभाविक है। आरबी जी, दूसरी चीज आप देखिए कि ये स्टेप क्यों मोदी गवर्नमेंट ने लिया। आज मोदी जी ने जनधन योजना चलाई, अकाउंट लोगों ने खुलवाए, कह रहे हैं हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। एक कंक्लूजन हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था कि अगर ब्लैक मनी आएगा तो 15-15 लाख हर व्यक्ति के हिस्से में आ जाए, इतना पैसा था। ये कभी नहीं कहा था कि अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भैया कहां है 15 लाख। तीसरी चीज, भाषण सुन लो आप, सुन तो लो पूरी बात। सबके खाते में 15-15 लाख मुफ्त में मिल जाए। आइए आप ऑडियो क्लिप दिखाएंगे। क्यों गुमराह करते हो यार? पूरी बात तो सुन लिया करो। आप कर रहे हो, आप पूरी बात तो सुन लो। करने की बात राजनीति करते हो। अरे सुन लीजिए ना, वीडियो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ कंफ्यूजन दिया गया है। किसी भी आप मेरे हिस्ट्री में बताइए क्या 15 लाख की बात? देखिए सैफ अली, ये योजना है, मत गिनाइए। सिर्फ इसलिए योजना गिनाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर जाइए। कांग्रेस योजना और लोग कैश अगर योजना आप गिनाएंगे तो दूसरी पार्टियां गिनाना शुरू कर देंगी। आप धरातल पर जाकर देखिए, लोगों को पैसा मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, इसलिए कदम उठाया गया। मकान सस्ते होंगे, बैंक को बचाने हर चीज में पैसा मिलेगा। सैफ खान जी, बैंकों को नहीं, आपका कागज निकालने के लिए सच्चाई। संदीप जी, आप योजनाएं गिनाएंगे तो फिर कांग्रेस भी योजना गिनाना शुरू कर देगी। बैंक को बचाओ, लोगों को बचाओ, लेकिन देश की जनता को धरातल पर देखिए, इसका सर्वे आपके जो 1000 करोड़ का हमारे बेनिफिट कमा लेते हैं, आपको जीजा जी नहीं दिखते। किसान बीमा मेरी बात आपको अरे लग रहा है केस हो गया और आजकल जीजा साले दोनों लगा रहे हैं, जीजा जी लगा रहे हैं। एक भी दोषी नहीं मिला। मैं भी अरे मैं सच्चाई, अरे दोस्त जरा आप भी सच्चाई सुनिए, मैं सच्चाई की बात बता दूंगा आपको। किसान बीमा की बात करते हैं, किसान बीमा कौन सरकार कर रही है? एक कंपनी कर रही है, और कंपनी कोई चैरिटी के लिए नहीं आती। कोई भी मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, वो मुनाफा कमाएगी, वो मुनाफा कमाएगी दोस्त। आप उसको सरकार किस लिए? अरे सरकार भरे, सरकार दे। हम तो सरकार, जब हमारा मूल्य निश्चित करती है सरकार कि हम गेहूं आपका भैया 10 रुपए किलो मिलाएंगे, अरे तो भैया उसके नुकसान का भी तो कुछ सोच लो। उसके नुकसान का कंपनी सोचेगी, क्यों कंपनी सोचेगी? और कंपनी कोई चैरिटी के लिए नहीं आ रही, वो पैसा कमाने के लिए आ रही है। रहा काला धन आ जाएगा,
15-15 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भी काला धन हम 15-15 लाख देंगे। चलो उन्होंने ये कहा कि भी काला धन आ जाए, तो ये काला धन लाने के लिए किसने रोका है? वही तो निकल रहा है। किसने रोक? अरे आपने कहा था विदेशों खातों में जमा है, जिसकी आपके पास लिस्ट है, तो वही निकल रहा है। अरे चोर चोर मौसेरे भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको नहीं छेड़ना चाहती। और 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। देखिए मेरी बात सुन लिए, बिरला जी का छापा पड़ा, उनकी डायरी मिली है और उसमें प्रशांत भूषण ने PIL लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में शायद डे टू डे हियरिंग पे आ रही है और वो अखबार में भी एक्चुअल में आ गया। उसमें क्लियर नाम है, फलाने नेता के नाम इतने करो, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री का भी नाम है, जो भी है उसमें क्या हुआ भाई, उनको आंख से उठा के दूसरी जगह ले गए और उसमें कोई आज तक वो नहीं हो रहा। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर दे तो कर दे, जिस तरह से पहले घोटालों में सरकारें अपनी जो भी तंत्र है, चाहे वो IB है, CBI है या जो भी जांच एजेंसियां है, उनको जिस तरह मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। आम आदमी बेचारा, मेरी बात सुनिए, लोग हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ लेके दबा के बैंक का बैठ गए, बैंक दिवालियापन के उस पर आ गए, आपने उनसे वसूली के लिए कुछ नहीं किया। एक गांव का आदमी, एक मजदूर आई, उसके 2, 4, 500 के नोट होंगे उसके पास, या एक गृहिणी जिसने कुछ इकट्ठा किया होगा, उसके पीछे हाथ धो के आप पड़ गए, बेचारा 6 दिन से लाइन में लग रहा है, उसके पैसे नहीं बदले जाते। अब पता नहीं वो कहां चला जाता है। बैंकों में भी जिन लोगों के पास है वो अपना जरूर बदल लाते हैं, लेकिन एक मजदूर, गरीब, किसान आज वही परेशान है। और इस देश का दुर्भाग्य आज सैफ अली खान आज बैंकों में लाइनें बहुत छोटी हो गई, संदीप जी लग रही है। अगर आप संदीप जी, सैफ जी, लेकिन देश की जनता परेशान है, फिर किस पे विश्वास करे? मौजूदा सरकार ने इस तरह का फैसला लिया जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। आपको इतना मौका दिया, आपने भी उनकी सहूलियत के लिए जो काम अगर आप करते तो शायद ये दिन नहीं होते। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया? पहली चीज आप आंकड़े निकाल लीजिए, मैं आपके हर, मैं देखिए पॉइंट टू पॉइंट हर चीज के ऊपर बात करूंगा, चाहे आपकी पेट्रोलियम इंपोर्ट हो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो, समर्थन मूल्य की बात करते हैं, किसान की बात पे आ जाते हैं, किसानों के लिए भी 72,000 रुपए करोड़ कांग्रेस ने किया। अभी तक बीजेपी ने क्या किया वो आपके अभी सामने अमीर होते गए, क्या जी आप पूछ रहे काले धन वाले क्यों फिर लगातार अमीर होते गए और गरीब होते रहे? देखिए आप इंडिविजुअली लोग मैं तो सारा पैसा है, लिस्ट जो है आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, जिनके पास काला धन है उनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उनके काला धन आप निकलवाइए, हम आपकी सपोर्ट कर तो रहे हैं। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं हम संधि बने हुए हैं, हम विसंधि में बने हुए हैं, हम दोस्ती में बने हुए हैं, हम यारी में बने हुए हैं, हम खोज में बने हुए हैं। अरे दोस्त कब तक बनाएंगे? ये पब्लिक सब समझती है और समझने लगी है। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो भी आप सब कुछ पूरी कर देंगे और व्यवस्था से लोगों का विश्वास हट जाएगा। बताइए, ये व्यवस्था से विश्वास हटेगा, मैं बता रहा हूं, होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया का GDP बढ़ाते हैं, पर कैपिटल इनकम बढ़ाते हैं। अरे मैं किसान की बात कर रहा था दोस्त, अरे पर कैपिटल, मैं किसान की बात करता हूं, मैं किसान की बात कर रहा था। मेरा क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं रह गया, क्या गेहूं का मूल्य या धान का मूल्य, क्या गन्ने का मूल्य, जिस रेशो में महंगाई बढ़ी, जिस रेशो में वेतन बढ़े। एक मान लीजिए अध्यापक था, उसकी सैलरी 500 रुपए थी, उसकी सैलरी 50,000 हो जाती है, और मान लीजिए गेहूं का रेट मेरा 400 था, वो 800 हो जाता है, या 700 था 1400 हो जाता है, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है? अरे उस महंगाई में किसान भी जीता है, वो भी बेचारा अपना बच्चों के लिए कपड़े लाता है तो वो भी महंगा है, फीस उसकी भी जाती है वो भी महंगी है। क्या उस रेशो में उसका मूल्य क्यों नहीं बढ़ाती पॉलिटिकल पार्टियां? बिल्कुल अजीत सिंह जी, भाई आप क्यों तय करते हैं? अगर सरकार करती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी फैसला लेती है तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं गरीबों के ऊपर क्यों पड़ता है, और कोई भी फैसला लेने से पहले उन गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? देखो इस बार जनता इस धोखे में आई और ये इस बार मैसेज था कि साहब मैं चाय वाला हूं, तो लोगों ने सोचा कि गरीब आदमी है और गरीबी की बात करेगा और हर गरीब की तस्वीर बदल जाएगी, और भाषण में भी ये था कि साहब 15-15 लाख मिलेंगे। तो एक बड़ा संदेश था। एक बार बदलते हैं कि 10 साल कांग्रेस को देखा है, लगातार राज किया है, तो शायद इस बार बदलाव आएगा। और जनता ने कुछ नहीं देखा, एक तरफा वोट दिया, अब पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। लेकिन जब पहला फैसला आया तो सबसे पहला फैसला गरीब किसान की जमीन छीनने वाला कानून जो उसके पक्ष में बना था, बदलिए इसको, ये मुझे अडानी अंबानी के पक्ष में बना हुआ कानून चाहिए। नंबर 2, सबसे पहला फैसला उन्होंने यही कोशिश की कि बाबू ये बड़े बड़े जिन्होंने मेरे पास में मुझे 4-4 घंटे टेलीविजन पे दिखाया, अब इनके हर्जे खर्जे कैसे पूरे करूं, उस मुद्दों पे काम करना शुरू किया गया। चाहे वो गैस की लाइन दी जा रही है, सारे मीडिया हाउस उन्होंने अपने कब्जे में लेके सारा काम करना शुरू किया। एक मिनट, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये सोचकर कि सब कुछ बड़ा हमारे सबके लिए होगा, और ये भी नारा भी दिया गया सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो फैसले आते गए धीरे धीरे, हम आप देख रहे हैं 1 साल हो गया, 1 साल गेहूं की फसल ओलावृष्टि नष्ट हुई थी,
उसका मुआवजा मात्र 35% किसानों को अभी प्रदेश में मिला है। वो पैसा दिल्ली से केंद्र से और यहां नोएडा तक भी नहीं आया। ये हालत है उस गरीब किसान की। दिल्ली में नहीं पहुंचा, उनके पास नहीं पहुंचा है। ये हालत हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप किसके साथ हो। आप सिर्फ 15 लोगों के साथ खड़े हो या उन गरीब जनता के साथ खड़े हो सकते हो। मैं एक बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार केंद्र में है, आपने कोई योजना बनाई, आपने कहा हम भ्रष्टाचारियों को रोकेंगे, काला धन पकड़ने का काम करेंगे, पूरे देश आपका स्वागत करता है। कांग्रेस पार्टी ने आपका स्वागत करती है, इस बात के लिए हमारे नेताओं ने कहा। लेकिन ऐसे मत करो। आप अगर उस पर कोई उंगली उठाते हैं, उसके कार्यान्वयन पर, उसके काम आगे बढ़ने पर अगर लोगों की जान जा रही है, उसमें सवाल उठता है, तो आप सुधार करो और समझो कि 2:30-3 बजे सारे बैंक में एटीएम में पैसा खत्म हो जाता है। 8-8 दिन हो गए लोगों को लाइन में लगे, पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर ये सवाल उठता था, इसकी बीमारी का इलाज करने का काम आप करो। बावजूद सुनना नहीं चाहते। अजित सिंह जी, बावजूद इसके लोग कह रहे हैं कि हम इस परेशानी को उठाने को तैयार हैं, 50 दिन देने को तैयार हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं। सर, हम भी जनता में रहते हैं, हमें भी पता है कौन कह रहा है। आपका टीवी चलिए मेरे साथ, आपको असल पता लग जाएगा। हम रात्रि जनता में रहते हैं, हमें पता है क्या कैसे होता है, खेल सब चल रहा है। लेकिन मैं मानता हूं, मुझे खुशी होगी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम नेता जरा विपक्ष की बातों को, जनता की सही बातों को सुनने का हौसला भी रखें और जो बीमारी है, जो गलत काम हो, उसको सुधार करने का काम करें, ताकि अच्छा देश बनाने में सारा देश साथ खड़ा हो। आप अभी एक तरफा चल रहे हैं, आप नहीं चाहते कि विपक्षी बात आए, आप नहीं चाहते कि देश की जनता, देश के नेता अपनी बात कहें। मैं जनरल जी बात कर रहा हूं, मालिक आप चाहते हैं फाइनल है, हम जो बोलेगा जब आपको लग रहा है कि फैसला ठीक है, अजित सिंह जी, अगर आपको लग रहा है कि फैसला ठीक है, हम विपक्ष को भी, तमाम नेताओं को, उनकी जो राय है, जो बेहतरी के लिए है, उनको स्वीकार करें और जो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, जो कार्य हो सकता है, उसको काम करने का। तो फिर आप अपनी राय रखिए और कहिए कि हम विपक्ष जो है फैसले के साथ है। आप लोग कहिए, और जो व्यवस्था ठीक नहीं है उसमें सहयोग करिए आप लोग। देखिए, हमारे सारे लोग व्यवस्था में हैं, हम तो सहयोगी हैं। हम चाहते, हम कोई ये बात कहना, जो हमारे मित्र ने कहा भी था कि भाई ये राहुल जी के ऊपर आपने टिप्पणी की, आप अगर वो गए, उनकी परेशानी जानी और उन्होंने अपील की देश के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपील की कि जो लोग लाइन में लगे हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करें कांग्रेस के कार्यकर्ता। और सारे लोग अलग अलग, संदीप जी, एक तरफ वहां सब लोग काम, एक तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, लोग काफी परेशान है, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, कारोबारी परेशान है, कारोबार का जो पहिया है वो रुक गया। और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियों का रुख है, लगता नहीं कि संसद की कार्रवाई चल पाएगी, वहां भी देश को नुकसान होगा। यानी कि चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। क्या आत्ममंथन करेगी केंद्र सरकार फिर से इस फैसले को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझ के और बहुत कड़ा डिसीजन लिया है। ये डिसीजन इतना कड़ा डिसीजन है कि अगर आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने एकदम सत्य कहा था कि अगर इस डिसीजन में हम 1% भी कमजोर हुए तो ये काले धन वाले मुझे जिंदा जला देंगे, और कंडीशन ये थी भी। अब आज की कंडीशन अगर आप देखिए कि बैंकों के पास कहीं ना कहीं पैसा आया है, अब ये पैसा जब ब्लैक मनी खत्म होगा, मार्केट में जब कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी, तब आप इसके फायदे देखिए। प्रॉपर्टी के रेट, आज हम नहीं कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को मकान देंगे, लेकिन हम उन लोगों को इस लायक बनाएंगे कि वो अपना मकान खरीद सके। प्रॉपर्टी के रेट, पूरी बात सुन तो लो, वही तो बता रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ब्लैक मनी वाला व्यक्ति 5 लाख का फ्लैट 50 लाख में खरीदे और गरीब आदमी देखता रह जाए। आज वो 5 लाख का फ्लैट 4% या 5% इंटरेस्ट पे फाइनेंस करवा के खुद अपने कॉन्फिडेंस के साथ रह सकता है। दूसरी चीज, इससे पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार के लिए अवसर भी बढ़ेंगे, लोन भी कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगी। सर, लोगों को लोन जब सस्ते दर पे मिलेगी तो रोजगार बढ़ेगा। हम उस चीज में बिलीव नहीं करते कि हमने बस 10 लाख। अभी आप कह रहे थे कि हाँ, आप तो किसानों को चाहते ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंट बने, जो आपने 72,000 करोड़ रुपए दिए थे, आपका भी ये था। अब आप कह रहे हैं बैंकों के लिए हम लोन, है ना, आप लोन देके सम्मानजनक तरीके से बांटेंगे। वो हम बेरोजगारों को और किसानों को सम्मानजनक तरीके से अपनी चीजों को कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सवाल, आपकी मैं समझ सकता हूँ, आपकी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये चाहती भी नहीं कि लोग जो है, जनता है या कोई भी विपक्षी पार्टी वाला कोई भी सवाल पूछे। आप लोगों को आप बताइए, सवाल पूछिए। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? गुमराह करना मैंने आपसे पहले भी पूछा था, 2000 रुपए का नोट क्यों इंट्रोड्यूस किया? जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, 2000 का नोट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि गवर्नमेंट अब
बड़े ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने जा रही है। आज पब्लिक को 1 लाख रुपए जरूरी नहीं कि पूरी गड्डी या पूरा बैग भर के जाए, अपना 5 नोट आप 2000 के रखिए, छोटा मोटा आपको ट्रांजेक्शन करना है करिए, लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेंगे। संदीप जी, आपको यूज 500 और 1000 के नोट से तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, अगर 2000 दिसंबर तक एक लिमिट में तो नोट बाहर आएंगे ना, वो नहीं दबा सकते ना ये। और ये जरूरी नहीं कि फिर नकली नोट नहीं आएगा, फिर नकली करेंसी नहीं आएगी, फेक करेंसी नहीं आएगी, कालाधन फिर नहीं बढ़ेगा। 10 आदमी है, हम तो कह रहे हैं 10% लोग उनके पास है, और ये जो उद्योगपति हैं वो तो गिने चुने हैं भाई, 50 या 100 हैं, उनके ऊपर कवर कर लो। एक मिनट, मार्केट में आप पहले 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक, 500 रुपए का नोट नहीं आपने इंट्रोड्यूस किया था। अरे 500 का भी नोट, आप 2000 का नोट आप अभी हमारी चैनल के लिमिटेड है। आप इस चैनल के माध्यम से अभी बाहर जाइएगा, आपको मैं 2000 रुपए का नोट देता हूं, उसे आपको आज दिखाएंगे। अरे नहीं, वो चलिए आप पहले ये तुमने बड़ा क्लियर कहा। चलिए विपक्ष का अपना तर्क है, आपके साथ अरे खैर बाहर किसी की भी बात कर रहा हूं, 2000 का नोट तो सब्जी वाला 5 वाला नहीं। चलिए विपक्ष के पास तर्कों की कमी नहीं है कि केंद्र सरकार का जो फैसला था वो फैसला ठीक नहीं है, तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और कई खामियां भी हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी काफी परेशान है, बैंक और एटीएम के बाहर कतार में खड़ा है। अब घेराव सरकार का होने लगा, संसद के बाहर भी विपक्षी पार्टी